Hello guys, good evening everybody. We have started MPPGT series for literature और इस सीरीज को आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। हम इस वीडियो के अंदर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बायोग्राफी और उसकी एक पोएम फायर एंड आइस को देख चुके हैं। आज हम लोग डस्ट ऑफ स्नो को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए उससे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और उस पोएम को लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ सारी चीज़ें देख सकते हैं। MPPGT मेंस जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए आपको पूरा सिलेबस जो है यहाँ से कवर कराया जाएगा। और हम पिछले वीडियो में फायर एंड आइस को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसको डस्ट ऑफ स्नो। देखिए, तो डस्ट ऑफ स्नो को हम लोग क्या है डिस्कस करने वाले हैं। डस्ट ऑफ स्नो यानी कि डस्ट का मतलब क्या होता है? कण। ओके, धूल के जो कण होते हैं ना उनको। लेकिन इस पोएम में ये धूल के कण ना होकर के बल्कि किसके? स्नो कहते हैं बर्फ के कण। ठीक है, तो उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। और देख सकते हैं आप लोग इस पोएम का मीनिंग अपने आप में एक बहुत ही सिंबॉलिक मीनिंग है। उस बात को भी जानने का प्रयास करेंगे। डस्ट ऑफ स्नो अपने आप में एक सिंबॉलिक मीनिंग है। किस चीज को ये सिंबलाइज करता है हम इस पोएम के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए, डस्ट ऑफ स्नो पोएम जो है ना वो पब्लिश हुई है कब? 1923 में, 1923 के अंदर। और किस कलेक्शन में आई है? इन न्यू हैम्पशायर। इन न्यू हैम्पशायर नाम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक कलेक्शन रहा है जो 1923 में आया। ओके, इट्स अ पोएम ऑफ 8 लाइन्स। इस पोएम के अंदर टोटल लाइनें कितनी है? तो आप पाएंगे टोटल लाइन जो है 8 लाइन्स हैं। एक 8 लाइन की छोटी सी एक पोएम है, लेकिन बड़ी आप कह सकते हैं मीनिंगफुल और बहुत ज़्यादा सिंबॉलिक वर्ड है। राइटिंग स्कीम इस पोएम की क्या रही है? अगर आप देख सकते हैं ए बी सी डी, ये इसका क्या है? एक राइटिंग स्कीम है। तो आइए इस पोएम को हम लोग लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। डस्ट ऑफ स्नो पोएम क्या कहती है? देखिए, द वे अक्रॉस। ओके, द वे अक्रॉस, जिस प्रकार से यानी कि थोड़ा सा मैं आपको इस पोएम के बारे में बता दूं। ये पोएम हमें बहुत ज़्यादा यानी क्या है डीप मीनिंग देने वाली है। और डीप मीनिंग क्या है इसका? पोएम का जो सीन है वो क्या है? जो पोएट है वो बहुत ज़्यादा दुखी मूड में है और दुखी होकर के वो क्या है एक पेड़ के नीचे होकर के निकल करके जा रहा है। और जब वो पेड़ के नीचे होकर के जाता है तो आपको 2-4 बातें कुछ याद रखनी है। तो उस पेड़ के ऊपर एक पक्षी बैठा है और वो पक्षी कौन है? क्रॉ। ओके, उस पेड़ पर एक पक्षी बैठा है और वो पक्षी कौन है? क्रॉ। और जो पेड़ है वो पेड़ किसका है? तो हेमलॉक ट्री। याद रखेंगे आप, हेमलॉक ट्री है जिसके ऊपर एक कौवा बैठा हुआ है। सर्दी का मौसम है, पोएट थोड़ा सा दुखी है। उसके नीचे होकर के जब वो निकल करके जाता है तो जो बर्फ गिर रही थी सर्दी के मौसम में, वो बर्फ क्या करती है? वो जो बर्फ है ना वो जब वो पोएट के पंखों पर आती है तो पंखों से वो उसको फड़फड़ा देता है, जैसे अपने पंखों को फ्लैप करता है। और जब वो फ्लैप करता है तो जो बर्फ होती है ना वो उसके पंखों से यानी है हटकर कहाँ? राइटर के कंधों पर आकर के गिर जाती है। जब वो उसके ऊपर आकर के गिरती है तो उसका दिमाग चेंज हो जाता है। ओके, अब वो चेंज हो जाता है तो देखिए जैसे कि इस पोएम का मीनिंग है। और पोएम का मीनिंग क्या है कि कई बार हम लोग देखते हैं छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम लोग कोई वैल्यू नहीं देते। हम लोग ये समझते हैं कि छोटी चीज़ों का इस संसार में कोई महत्व नहीं है, ये अपने आप में एक कोई मीनिंग नहीं रखती, कोई वैल्यू नहीं रखती, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। जैसा कि देखो उसमें 2 वर्ड जो ऐसे लिए हुए हैं राइटर ने, जैसे कि क्रॉ। आप जानते हैं कि क्रॉ को हम हमेशा एक नेगेटिव मीनिंग में लेते हैं। अगर आप कहीं बैठे हुए हो और वहाँ एक कौ आकर के काम करना शुरू कर दे, ठीक है, स्टार्टिंग लैंग्वेज में पूरे, तो डेफिनेट आप उसे भगा दोगे। उसकी साउंड, उसकी जो आवाज़ है ना वो बिल्कुल भी आपको पसंद नहीं है। इसका मतलब है कि क्रॉ को हम लोग नेगेटिव वे में लेते हैं। हेमलॉक ट्री एक ऐसा पेड़ होता है जो पॉइजनस होता है। ओके, जिस पर कुछ जहरीला पेड़ होता है। अच्छा, वो पॉइजनस होता है तो आप समझ सकते हैं कि पॉइजनस होना भी अपने आप में एक नेगेटिव है। लेकिन पोएट ने बड़ी खूबसूरती के साथ दोनों नेगेटिव पॉइंट्स को पॉजिटिव में तब्दील कर दिया है, पॉजिटिव में बता दिया है। तो आइए पोएम को लाइन बाय लाइन समझते हैं और क्या कहती है वो कि द वे आक्रॉ, द वे यानी कि रास्ता, और द वे का मतलब एक तरीका भी हो सकता है। ठीक है, तो द वे आक्रॉ कि जिस प्रकार से एक कोई
ओके, जिस प्रकार से एक कोयल ने क्या किया, शुक डाउन ऑन मी, क्या कहता है, शुक डाउन, शुक का मतलब क्या होता है, हिलाना, ओके, शुक डाउन ऑन मी, जिस प्रकार से एक कोयल ने, यानी कि जब कोयल क्या कर रहा था, उस पेड़ के नीचे होकर के निकल करके जा रहा था और ऊपर एक कौवा बैठा था, सर्दी का मौसम है, बर्फ गिर रही थी और वो बर्फ जैसे कोयल के पंखों पर आती है वो अपने पंखों को फ्लैप कर देता है, फड़फड़ा देता है, जिसके कारण वो बर्फ लेखक के ऊपर, पोएट के ऊपर आकर के गिरती है और पोएट के ऊपर गिरती है तो पोएट थोड़ा सा दुखी था और किसी विचारों में खोया हुआ था। अब जैसे ही क्या है उसके ऊपर ये बर्फ के टुकड़े गिरते हैं आकर के, तो उसका दिमाग जो है ना थोड़ा सा वहां से डाइवर्ट हो जाता है और जब उसका माइंड डाइवर्ट होता है तो अब उसको थोड़ा सा पॉजिटिविटी आती है। तो यही बात कह रहा है कि द वे अक्रॉस, जिस प्रकार से एक क्या है कोयल ने, जिस प्रकार से एक कोयल ने क्या किया, अपने आप को हिलाया और हिलने के बाद से क्या हुआ, शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, उसने क्या हिला दिए थे मेरे ऊपर, डस्ट ऑफ स्नो मतलब धूल के जो बर्फ के जो कण थे उनको मेरे ऊपर गिरा दिया था। अब उनको जैसे उसने गिराया, कहां से गिराया था, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, कहां से गिराया था, हेमलॉक ट्री से। तो हेमलॉक के यानी पेड़ पर जो कौवा बैठा था, अब उस पर बर्फ गिरी तो कोयल ने उसको अपने पंखों को फड़फड़ाया और अपने पंखों को फड़फड़ाने के कारण क्या हुआ, वो बर्फ आकर के लेखक पोएट के ऊपर आकर के गिरती है। जब पोएट के ऊपर गिरती है तो उसका दिमाग चेंज होता है, तो उसके माइंड को क्या कर दिया है, उसके माइंड को जो है ना, उसके माइंड को बदल दिया, चेंजिंग आ गई उसके माइंड में। जो अभी तक दुखी था ना वो थोड़ा सा विचार करता है, अब देखिए क्या विचार करता है, वो क्या कहता है, हैज गिवन माय हार्ट, जैसे वो बर्फ के टुकड़े आकर के उसके ऊपर गिरते हैं तो वो क्या करता है, देखो, हैज गिवन माय हार्ट, उसने मेरे हृदय को दिया, क्या दिया, अ चेंज ऑफ मूड, मेरा जो दिमाग है, मेरा जो मस्तिष्क है, मेरे जो विचार है वो क्या करती है, उसने बदल दिए। किसने, जैसे ही क्या है जो पार्टिकल्स ऑफ स्नो, ओके, डस्ट ऑफ स्नो जो है वो आकर के लेखक के ऊपर, पोएट के ऊपर जैसे ही आकर के वो गिरती है तो क्या हुआ, उसका दिमाग चेंज हुआ। तो ये लिखा है, हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, तो मेरा जो हृदय था, मेरे जो विचार थे, मैं जो एक दुखी विचारों में खोया हुआ था उसमें कुछ बदलाव आया, ओके, वो बदल गए। और बदलने के बाद से क्या हुआ, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूट, ओके। अब देखो रूट का क्या मतलब है, यहाँ पर रूट का मतलब होता है किसी चीज को पछतावा करना, यानी कि रेग्रेट, ठीक है, रेग्रेट करना। क्या कहता है, देखिए, एंड सेव्ड सम पार्ट, अच्छा उस कोयल ने जैसे यानी क्या है जो डस्ट ऑफ स्नो को मेरे ऊपर गिराया तो उसके गिराने के कारण क्या हुआ, मेरा जो पूरा दिन खराब नहीं हुआ, उस पूरे दिन को खराब होने से उसने बचा लिया। देखो, एंड सेव्ड और बचा लिया क्या, सम पार्ट, यानी कि कुछ हिस्से को, कुछ समय को बचा लिया, ऑफ अ डे का मतलब उस दिन के, आई हैड रूट, जिसका मुझे बड़ा पछतावा हो रहा था, यानी जिस दिन को मैं क्या कर रहा था, मैं दुखी होकर उस दिन को व्यतीत किए जा रहा था, मैं दुखी विचारों में खोया हुआ था। उस क्रॉ ने, उस कोयल ने क्या किया, बर्फ के यानी टुकड़ों को मेरे ऊपर गिरा करके और उसने क्या कर दिया, मेरे दिन को खराब होने से बचा लिया। ये कुछ बातें आप इस पॉइंट के अंदर देखोगे, इसका एक सिंबॉलिक मीनिंग जो आपको जानने की जरूरत है। देखो उसने क्या कहने का प्रयास किया है, जैसे अभी मैंने बताया कि क्रॉ को हम लोग क्या मानते हैं, नेगेटिव, क्रॉ को हम नेगेटिव मानते हैं और हमारे विचारों में क्या रहता है कि भाई क्रॉ या फिर अन्य कोई छोटी मोटी चीजें होती है ना, उनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, पॉइंट हमें यहाँ ये बताना चाहता है कि संसार में हर किसी चीज की अपनी वैल्यू है, चाहे वो छोटी चीज हो तो छोटी चीज की भी अपनी अलग वैल्यू है, बड़ी चीज है तो उसकी भी बड़ी वैल्यू है, यानी कि हर कोई चीज अपना इंपोर्टेंस रखती है। हमारे लिए कभी कभी छोटी चीजें इंपोर्टेंस ज्यादा रखती हैं तो कभी बड़ी चीजें भी इंपोर्टेंस रखती हैं। इसका मतलब चीजें कोई इंपोर्टेंस नहीं रखती है, मेन चीज होती है क्या, हमारी आवश्यकताओं को क्या कर देती है, ज्यादा महत्वपूर्ण बना देती है। ओके, तो यहाँ पर इन दो चीजों को भी, हेमलॉक ट्री जो है, ओके, और क्रॉ जो है, इन दोनों को नेगेटिव माना जाता है, लेकिन लेखक ने इनको क्या किया है, पॉजिटिव मोड में चेंज कर दिया है। तो फिर से कुछ जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस होंगे, आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है वो डिस्कस करेंगे। आइए तो कोई क्या कहते हैं देखिएगा, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है, इस पोएम के लेखक कौन है, थोड़ा सा आपको पहले ये जानना होगा कि इसके लेखक कौन है, ओके, इसके पोएट कौन है, इस पोएम को किसने लिखा हुआ है। तो डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है वो किसने लिखी है, अच्छा डस्ट ऑफ स्नो को अभी हमने पोएम को लाइन टू लाइन डिस्कस किया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके पोएट रहे हैं, उसकी बायोग्राफी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आप जानते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या है, इसकी इस पोएम की पोएट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाई डज द पोएट कॉल इट डस्ट ऑफ स्नो। अच्छा जो पोएट है ना वो इसे डस्ट ऑफ स्नो क्यों कहता है, क्या कारण है इसका। तो देखिए, अच्छा आप जानते हैं डस्ट ऑफ स्नो, स्नो के जो कण है, ओके, बर्फ के जो कण है वो कैसे हैं, बहुत ज्यादा छोटे छोटे, इसीलिए वो अच्छा जो डस्ट होती है ना वो भी उसके तो कण बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, स्नो पार्टिकल्स रिवर टू टाइम। अच्छा जो स्नो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा कैसे हैं, टाइनी, टाइनी का मतलब क्या होता है, स्मॉल, बहुत ज्यादा छोटे, ओके। नेक्स्ट है क्या, दे केम ओवर हिम लाइक डस्ट। अच्छा वो उसके ऊपर आकर के किस प्रकार से, डस्ट के रूप में ही आकर के मिले थे, दे फेल लाइक डस्ट। अच्छा उन्होंने इसको बिल्कुल डस्ट की तरह से ही फील किया था, दे लुक्ड लाइक डस्ट। और जो धूल के जो बर्फ के जो कण थे वो बिल्कुल धूल जैसे, डस्ट जैसे कण लगते थे। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, आप समझ सकते हैं, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ओके। स्नो पार्टिकल्स जो थे ना वो बहुत ज्यादा छोटे थे, इसलिए राइटर, इसलिए पोएट क्या करता है, इसे डस्ट ऑफ स्नो कहता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए आपके पास, फाइंड द पोएटिक डिवाइस। क्या छानना है आपको, पोएटिक डिवाइस, ओके। यानी इसके अंदर आपको फिगर ऑफ स्पीच को ढूंढना है इन द पोएटिक लाइन डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो जो है ये इस लाइन के अंदर आपको क्या बताना है, फिगर ऑफ स्पीच क्या है, पोएटिक डिवाइस क्या है। अच्छा यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो रियल में, डस्ट आप जानते हैं धूल के कणों को कहते हैं, लेकिन धूल के कणों को हटाकर उसको पोएट ने क्या बोल दिया यहाँ पर, डस्ट ऑफ स्नो। यानी कि यहाँ पर जो कण है ना वो चेंज कर दिए गए, वो किसके कण बना दिए गए भाई, स्नो के। तो यहाँ पर हमने सीधा सीधा सा शब्दों में क्या कर दिया, इसमें चेंज ला दिया है, यानी कि जो डस्ट ऑफ स्नो है वो कुछ और नहीं है, ओके। वो सिर्फ क्या है, वो जो स्नो है जो बर्फ है उसको ही कहा गया है, इसलिए आप देखोगे तो यहाँ पर कौन सा लगा होगा, मेटाफर, मेटाफर लगा होगा। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, द पोएट सेज, पोएट कहता है कि ऑफ अ डे आई हैड रूट इज द मीनिंग ऑफ रूट। अच्छा इसमें आपको क्या है, जो रूट एक वर्ड यूज हुआ है, ओके, इसको नहीं कहता, तो उस रूट वर्ड को जानना है आपको कि उसका मतलब क्या है। रूट का मतलब क्या है, रूट, रूट का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय, बर्बाद होना, क्या ये इसका मीनिंग है, ओके। नेक्स्ट है हेल्ड रेगुलेट, रेगुलेट क्या होता है, रेगुलेट का मतलब होता है किसी चीज का पछतावा करना, रूल किसी चीज पर क्या है, रूल करना। और कंक्रीट का मतलब क्या होता है, किसी पर जीत, विक्ट्री प्राप्त करना, किसी पर विक्ट्री प्राप्त करना। तो आप जानते हैं रूट का मतलब क्या होता है, पछतावा करना, तो हेल्ड इन रेगुलेट इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, व्हाट अपलिफ्टेड हिज मूड, ओके, व्हाट अपलिफ्टेड हिज मूड। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि जो लेखक था ना उसका दिमाग आप जानते हैं उस समय पर थोड़ा सा दुखी मूड में था वो, तो किस चीज ने उसके दिमाग को बदला, ओके। जो दुखी सैड जो थॉट्स थे वो किसने कर दिए, फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिज शोल्डर, या फिर द क्रो, कोई की वजह से हुआ ऐसा, हेमलॉक ट्री, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आप देखेंगे इसके लिए फॉलिंग ऑफ द स्नो ऑन हिज शोल्डर, उसके कंधे पर आकर के एंगल बर्फ जो गई थी उसके कारण उसका दिमाग चेंज हो जाता है, या फिर ऐसा द क्रो कोई के कारण हुआ था, कोई ने क्या कर दिया था अपने पंखों को फड़फड़ाया जिसके कारण जो बर्फ थी ना वो उसके ऊपर आकर के गिरी और उसका दिमाग चेंज हुआ। तो इसके लिए आप सही आंसर मानोगे किसको, तो देखिए इसके लिए हम सही आंसर मानेंगे किसको, द क्रो को, क्रो इज द करेक्ट, क्रो की वजह से ही उसका दिमाग चेंज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। अच्छा इस पोएम की राइमिंग जो स्कीम है ना वो क्या है, जरा थोड़ा सा राइमिंग स्कीम के बारे में जानेंगे। राइमिंग स्कीम क्या है, ए सी डी, या फिर ए सी डी, या फिर ए बी सी डी, या फिर आप कह सकते हैं ए बी सी डी, ओके, ए बी ए। तो आप जानते हैं इसका सही आंसर होगा क्या, ए बी सी डी, ओके। ये इसका क्या है, ये इसका सही आंसर। तो इसकी इस पोएम की राइमिंग स्कीम क्या रही, तो आप कहेंगे ए बी सी डी, ओके। 8 लाइनें हैं और 8 लाइनों का यानी क्या है, ये एक देख सकते हैं आप, ए बी सी डी, ये इसका राइमिंग स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, नेम
क्या लिखा है देखिए, नेम द aquatic डिवाइस। फिर से आपको क्या करना है, aquatic डिवाइस जो है ना उसको छांटना है। aquatic डिवाइस क्या है उसको छांटना है। तो देखिए aquatic डिवाइस है फिर से, और aquatic डिवाइस क्या है देखिए, इन द लाइन, एक लाइन दे रखी है आपको, हैज गिवन माय हॉट, हैज गिवन माय हॉट। आप देख सकते हैं, चाहो तो लिख सकते हो आप चेंज, और चेंज ऑफ मूड। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, फिगर ऑफ स्पीच सिलेक्ट करना है। हैज गिवन माय हॉट, इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं, देखो एच, ओके, उसके बाद से आप देखोगे तो यहाँ पर भी एच का रिपीटेशन है। अगर किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो, क्या हो गई, कॉन्सोनेंट साउंड, ओके, कॉन्सोनेंट साउंड जो है ना अगर रिपीट होती है, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीटेशन अगर है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिटरेशन। ठीक है, एलिटरेशन। तो फिगर ऑफ स्पीच क्या होगा, एलिटरेशन। तो आप देख सकते हैं इसमें एच का रिपीटेशन है, इसीलिए आप क्या कहोगे उसको, एलिटरेशन। मेटाफर में क्या होता है, इन मेटाफर टू थिंग्स, ओके, इसमें भी कंपेरिजन किया जाता है, और जिन दो चीजों की कंपेरिजन की जाती है ना, उन दोनों चीजों को क्या है, एक मान लिया जाता है। ओके, तो कंपेयरिंग थिंग्स आर डिड एज वन, इसमें दोनों चीजों को एक मान लिया जाता है। ऑक्सीमोरन में क्या होता है, इसमें टू अपोजिट क्वालिटीज होती है, टू अपोजिट वर्ड्स आर यूज्ड, इसमें दो अपोजिट जो वर्ड्स होते हैं ना उनका यूज होता है। सिंपली में आप देख सकते हो इसमें भी कंपेरिजन होता है, लाइक, एज और सो। इन वर्डों का यूज जहां पर भी आपको लगेगा वो क्या होगा भाई, तो आप कह सकते हैं वो अपने आप में सिंपली। aquatic डिवाइस, यानी कि आपको फिर से क्या करना है, एक aquatic डिवाइस फिर से छांटना है। और आइए aquatic डिवाइस क्या है जरा देखते हैं। नेम द aquatic डिवाइस यूज्ड इन द लाइन, क्या लिखा हुआ है, एंड सेव्ड सब पार्ट। आप देख सकते हो, देखो अभी हमने क्या लिखा था, एस का रिपीटेशन है, देखो एस का रिपीटेशन है, और अगर किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन अगर दिया हुआ है तो दैट इज कॉल्ड एलिटरेशन। तो आप देख सकते हैं एलिटरेशन ये ऑप्शन में ही दिया है, यही आपका सही है। क्वेश्चन क्या करोगे, व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट। अच्छा, आपको इसमें बताना है कि जो डस्ट ऑफ स्नो वर्ड, हाँ भाई, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट। अच्छा, इस पोएम का जो टाइटल है डस्ट ऑफ स्नो, ये डस्ट ऑफ स्नो जो है ना वो क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, हीलिंग पावर ऑफ नेचर। क्या ये हीलिंग पावर ऑफ नेचर को बताता है, पार्टिकल्स ऑफ स्नो, या फिर ये स्नो के जो पार्टिकल्स है उनकी बात करता है, कूल वेदर को बताता है, या फिर नन ऑफ द अबव, या इनमें से किसी की भी बात नहीं करता। तो आप जानते हैं नेचर के अंदर हमको थोड़ा प्रसन्न करने की, हमें हैप्पी करने की क्वालिटी होती है। ओके, तो जैसे ही, अच्छा जो स्नो है वो क्या है, वो सिंबल है किसका, नेचर का। ओके, नेचर का सिंबल है, तो नेचर जैसे ही आके उसके ऊपर स्नो जो गिरती है तो उसके बाद से क्या हो जाता है, वो थोड़ा सा प्रसन्न हो जाता है, उसकी जो ग्लूमी थॉट्स थे वो चेंज हो जाते हैं, हैप्पी मूड में हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हीलिंग पावर ऑफ नेचर को बताती है डस्ट ऑफ स्नो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द टू नेगेटिव क्रिएचर्स दैट फर्स्ट यूज्ड एज कैरियर्स ऑफ पॉजिटिविटी। यानी कि कहने का मतलब कि दो ऐसे कोई नेगेटिव वर्ड हैं, ओके, दो नेगेटिव यानी क्या है वर्ड है, आप क्रिएचर्स क्या है यहाँ पर वर्ड्स कह सकते हो, टू नेगेटिव वर्ड्स आते हैं जो पोएट ने इस पोएम के अंदर यूज किए हैं, लेकिन उनको मीनिंग में क्या दिखाया हुआ है, पॉजिटिव। ओके, नेगेटिव वर्ड है लेकिन उनका यूज किस प्रकार से दिखाया गया है, पॉजिटिवली दिखाया गया। उनका आंसर इस पोएम के अंदर पॉजिटिव दिखाया। तो वो दो चीज कौन कौन सी है, क्या वो स्नो और डस्ट है, क्या वो हेमलॉक ट्री और स्नो है, या फिर स्नो और क्रो है, या फिर हेमलॉक ट्री या फिर क्रो है। देखो स्नो जो है वो आप जानते हैं सिंबल है किसका, नेचर का, और नेचर कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसका मतलब ये तो एक पॉजिटिव बात हुई। ओके, डस्ट जो है, ओके, ये पॉजिटिव हुई, तो आप देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन हो नहीं सकता।
हेमलॉक ट्री आप देखोगे, हाँ हेमलॉक ट्री क्या है, एक पॉइजनस ट्री है, और पॉइजनस ट्री है तो ये नेगेटिव होगा, ये बात ठीक है, लेकिन सुनो पॉजिटिव है। यहाँ कह रहा है कि दोनों नेगेटिव होनी चाहिए। सुनो क्या है, पॉजिटिव है, क्रो क्या है, नेगेटिव है। ओके, तो क्रो तो नेगेटिव हुआ लेकिन सुनो पॉजिटिव है। अच्छा, हेमलॉक ट्री पॉइजनस ट्री है, इसलिए आप कहोगे ये क्या हुआ, नेगेटिव है, और क्रो को भी हम लोग क्या मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दोनों नेगेटिव किस ऑप्शन में दे रखे हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। देखो क्या कहता है, द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबल। जो क्रो और जो हेमलॉक ट्री है ना, वो किस चीज का सिंबल है, सॉरो का, हैप्पीनेस का, सेलिब्रेशन का, या फिर डेथ का। तो आपको मालूम है, देखो क्रो भी नेगेटिव है और हेमलॉक ट्री भी नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव वर्ड हमेशा आपको, आप देख सकते हैं, कभी आपको हैप्पीनेस दे नहीं सकते। सेलिब्रेशन तो जब आप हैप्पी होगे तभी तो करोगे, और डेथ अपने आप एक नेगेटिव है, लेकिन क्या है ना, डेथ नहीं, ये क्या देता है हमको, सॉरो देता है। ओके, तो सॉरो इसका सही आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोएट। ओके, व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोएट। पोएट के लिए आखिर क्या ऐसी चीज थी जिसको बचाया गया था। ओके, तो क्या वो क्रो था जिसको पोएट के लिए बचाया गया था, या फिर ट्री था, या फिर सुनो था, या सब पार्ट ऑफ द डे। आपको मालूम है कि पोएट जो था ना, वो थोड़ा सा ग्लूमी था, ठीक है, दुखी था, और दुखी होते होते उसने क्या कर लिया था, अपने जो उस दिन की बात थी जिस दिन वो इस पोएम को यानी क्या दिखाता है, तो उसने अपना कुछ समय तो बर्बाद कर लिया था ग्लूमी थॉट्स में। लेकिन जैसे उसने क्या देखा कि कोयले उसके ऊपर बर्फ के टुकड़े गिरा दिए, ओके, तो डस्ट ऑफ जो सुनो है वो उसके ऊपर गिरा दिया, तो उसके बाद से बाकी का दिन उसका खराब होने से बच गया। तो आपका आंसर क्या होगा, उसने उसका कुछ जो पार्ट था, ओके, शेप द सम पार्ट ऑफ द डे, यही आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मूड, What mood, in what mood was the poet earlier? अच्छा, earlier का मतलब पहले, ठीक है। यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग कि पहले शुरुआत में पोएम की जब शुरुआत होती है, तो पोएम की शुरुआत में लेखक किस मूड में था भाई। earlier का मतलब क्या है, बिल्कुल जब पोएम की शुरुआत होती है उस टाइम पर जो लेखक है ना, वो किस मूड में होता है। क्या वो प्लेजेंट मूड में है, क्या वो हैप्पी था, या सैड था, या फिर वो था। तो आप जानते हो जैसे पोएम की शुरुआत होती है तो उस समय पर पोएट जो था ना, वो थोड़ा दुखी था। ओके, तो आप कह सकते हैं वो सैड मूड में था, और सैड होना आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्री इन द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है, आपको बताना है इस डस्ट ऑफ स्नो इस पोएम के अंदर व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्री। ट्री जो दिखाया गया है उस ट्री का नाम क्या है। क्या ऑरेंज ट्री है वो, क्या फिर वो हेमलॉक ट्री है, या फिर ऑर्चिड ट्री है, या फिर वो कैक्टस का ट्री है। तो आप जानते हो क्या है, वो हेमलॉक ट्री है। और हेमलॉक ट्री किस प्रकार का है, आप कहेंगे आप पॉइजनस ट्री है, पॉइजनस ट्री, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है, आप पॉइजनस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा, विच बर्ड वाज सिटिंग ऑन द ट्री। बताइए, पेड़ पर जो एक बर्ड बैठी हुई थी, तो वो बर्ड क्या है, आपको ये बताना है, ठीक है। क्या वो क्रो है, नाइटिंगेल है, या फिर ईगल, या फिर पैरट। तो आप जानते हैं कि उस पर कौन बैठा हुआ था, क्रो। और क्रो को किस रूप में दिखाया है, एक नेगेटिव मूड हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, विच वर्ड इन द फर्स्ट स्टैंजा राइम्स विद क्रो। अच्छा, क्रो से कौन सा ऐसा वर्ड है जो क्या करता है, राइम करता है। देखिए, राइम करने का मतलब है उनकी जो साउंड है वो कैसी होनी चाहिए, सेम टाइप की होनी चाहिए। तो देख लीजिएगा, क्रो और ये क्या है, सुनो। तो देखिए, क्रो किससे मैच कर रहा है, शिनो से। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, शिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करोगे। बाय द एंड ऑफ द पोएम, यानी कि जब पोएम का अंत होता है तब, ओके, द पोएट्स मूड चेंज फ्रॉम, लेखक का जो मूड है ना वो चेंज हो जाता है। अब किस प्रकार से, किस तरीके का हो जाता है, अगर देखोगे, सैड मूड
टू एक्साइटेड मूड हो जाता है क्या? हैप्पी मूड टू एंग्री मूड हो जाता है क्या? सैड मूड टू हैप्पी मूड हो जाता है, या फिर सैड मूड टू आउटफुल मूड होता है? शुरुआत में आप देखोगे तो लेखक का जो मूड था वो कैसा था? थोड़ा सा सैड था, दुखी था, और दुखी होने के बाद से जैसे उसके ऊपर डस्ट ऑफ आकर के गिरते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो थोड़ा सा क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है? पहले सैड था, फिर बाद में क्या हो जाता है? हैप्पी हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हुआ? यही आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, द पोएम डस्ट ऑफ शू, ओके, हैज हाउ मेनी स्टैंजास? आपको बताना है कि जो पोएम है ना डस्ट ऑफ शू, इस पोएम के अंदर स्टैंजा कितने हैं? ओके, ये आपको बताना है। तो स्टैंजा क्या इसमें 1 है, 2 है, 3 है, या फिर 4 है? अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर स्टैंजा कितनी है, लाइनें कितनी है। तो आप देखोगे इसमें एक 4 लाइन का स्टैंजा है, एक 4 लाइन का स्टैंजा है। ओके, तो टोटल स्टैंजा है इसके अंदर कितने? भाई 2 स्टैंजा होंगे। ओके, 4-4 लाइन की स्टैंजा है, 4-4 लाइन की स्टैंजा है। तो इसकी राइमिंग स्कीम मैंने आपको बताई थी। राइमिंग स्कीम क्या है इसकी? ओके, तो राइमिंग स्कीम आप देख सकते हो, ए बी सी डी सी, ये इस पोएम की राइमिंग स्कीम है। अगर आप लाइन को देखोगे तो ये 4-4 लाइन का जो पद होता है ना, ध्यान रखेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसे आप क्वार्टरिंग बोलते हैं। ठीक है भाई, 4 लाइन का जो पद है वो क्या कहलाता है? क्वार्टरिंग कहलाता है। ध्यान रखेंगे, इस बात को भी जान सकते हैं। देखो, 2 लाइन का जो पद होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे कपलेट बोलते हैं। ओके, उसे हम लोग कपलेट बोलते हैं। तीन लाइन का जो पद होता है ना, उसे हम लोग टर्सेट बोलते हैं। 4 लाइन का जो पद होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे क्वार्टरिंग बोलते हैं। एक 5 लाइन का भी पद होता है उसे आप लोग क्या है? उसे क्विंटेट बोलते हैं। ओके, क्विंटेट बोलते हैं, या फिर आप उसको क्या बोल सकते हैं? उसे आप लाइमरिक भी बोल सकते हैं। एक 6 लाइन का पद होता है, और 6 लाइन के पद को याद रखेंगे आप लोग क्या बोलते हैं? सेस्टिक। याद रखो कि ये स्टैंजा फॉर्म भी सिलेबस में दी हुई है। 7 लाइन की जो स्टैंजा है तो आप जानते हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? राइमा रॉयल, उसे राइमा रॉयल बोलते हैं। 8 लाइन का पद होता है उसे आप क्या बोलते हैं? ओटावा रीमा, उसे हम लोग ओटावा रीमा कहते हैं। 9 लाइन का पद जो होता है ना उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेंसियन स्टैंजा। स्पेंसियन स्टैंजा, तो याद रखेंगे उसको हम लोग क्या है? स्पेंसियन स्टैंजा। लाइनें आप और भी देख सकते हो। ओके, और क्या है आगे लाइनें? एक 14 लाइन का आप देख सकते हैं, यानी क्या है? 14 लाइन का एक पद होता है, एक 14 लाइन का पद होता है। तो जो 14 लाइन होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे सोनेट बोलते हैं। ओके, और आप देखोगे एक 19 लाइन की एक पोएम होती है जिसे हम लोग जो एक आप देखोगे तो 90 लाइन की पोएम होती है जिसे हम लोग विलेनेला कहते हैं। ओके, हालांकि आप देखोगे तो ये एक जापानी फॉर्म है। ओके, क्या है ये जापानी फॉर्म है। ध्यान रखो, ठीक है। ओके, इस तरीके से आपको स्टैंजा फॉर्म भी थोड़ा सा पता रहना चाहिए। इस पोएम के अंदर अगर आप बात करोगे तो स्टैंजा कितने हैं? तो आपको स्टैंजा तो 2 हैं इसके अंदर। ओके, कितनी लाइन के हैं? 4-4 लाइन के हैं। 4 लाइन के स्टैंजा को क्या बोलते हैं? तो आपको 4 लाइन के स्टैंजा को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वार्टरिंग बोलते हैं। ओके, ये राइमिंग स्कीम मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द मूड ऑफ द पोएट इन द पोएम अर्लियर? ये शायद मुझे लग रहा है रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि पोएम के अंदर शुरुआत में अगर आप देखोगे तो लेखक का मूड किस प्रकार का दिखाया गया है? क्या वो हैप्पी था?
तो आप कहोगे नहीं। एक्साइटेड था, जी नहीं। ओके, ग्लोरी था, तो आप कहेंगे हाँ, वो थोड़ा सा उदास था। ओके, तो यही आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ इज सम पार्ट ऑफ द डे शेप। जो लेखक है ना, उसका कुछ समय किस प्रकार से बच गया था, बाय वॉकिंग करके, रिमेम्बरिंग ओल्ड थिंग्स, पुरानी चीजों को याद करके, या बाय चेंजिंग इन मूड, उसका मूड जो था ना वो चेंज हो गया था इसलिए, या बाय शेड नेचर। तो आप जानते हैं कि उसका जो मूड था ना वो चेंज हो गया था, इसके कारण उसका दिन का समय बच गया था। तो आपका सी ऑप्शन सही। The fall of snowflakes on the poet made him realize that। अच्छा, जब उस लेखक के ऊपर क्या होता है, जो डस्ट ऑफ स्नो आकर के गिरते हैं, तो वो क्या रियलाइज करता है, क्या महसूस करता है, दैट इट इज अ विंटर। क्या वो ये महसूस करता है कि ये सर्दी का समय है। ओके, क्या वो सर्दी के समय को महसूस करता है, या फिर आप कह सकते हैं दैट द होल डे इज नॉट वेस्टेड। क्या वो इस बात को महसूस करता है कि अभी मेरा पूरा दिन खराब नहीं हुआ है, दैट द होल डे इज वर्थलेस। क्या वो ये महसूस करता है कि पूरा दिन कैसा है, बेकार हो चुका है, दैट क्रॉ इज लकी। या फिर ये फील करता है कि जो क्रॉ है ना वो बड़ा लकी है। तो आप पाओगे इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। लेखक को ये पता चलता है बाद में कि भाई चलो कोई नहीं, हमारा पूरा दिन खराब होने से तो बचेगा। देखोगे, अंडर विच ट्री वाज द पोएट स्टैंडिंग। अच्छा, जब पोएट जो था स्टैंडिंग कर रहा था, तो वो किस पेड़ के नीचे स्टैंडिंग कर रहा था। तो आप देख सकते हैं, क्या वो ओक ट्री था, नीम ट्री था, पाइन ट्री था, या फिर हेमलॉक। आप जानते हैं, कोई मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, हेमलॉक यानी क्या ट्री था वो, जिसके नीचे गुजर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, द क्रॉ इज जनरली कंसीडर्ड है। अच्छा, क्रॉ को हम जनरली कैसा मानते हैं, क्या गुड ओमन मानते हैं। एक अच्छा, ओमन क्या होता है, ओमन का मतलब जैसे आपने हिंदी सुना होगा, जैसे कहते हैं शकुन, तो अब शकुन यानी कि बुरा मानते हैं या फिर उसको अच्छा मानते हैं। तो क्या गुड ओमन मानते हैं, या फिर डेंजरस मानते हैं, साइन ऑफ बैड लक, बैड लक का साइन मानते हैं, या फिर बैड वर्ड मानते हैं। तो आप देखो, इसको हम लोग क्या मानते हैं, साइन ऑफ बैड। ओके, बैड लक का साइन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएम इज सेट ऑन अ। अच्छा, जो पोएम है वो सेट की गई है। अच्छा, उसमें जो समय है ना वो क्या लिखाया गया है, रेनी डे है क्या, हॉट डे, कोल्ड विंटर डे, या फिर एरी डे। तो आप देख सकते हैं कि बर्फ गिर रही है, तो बर्फ किस मौसम में गिरती है, आप कह सकते हैं एकदम कोल्ड और कैसा, विंटर डे। ओके, तो यही आपका सही आंसर देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, विच वर्ड इज द सिनोनिम ऑफ फील्ड रिपोर्ट्स और रेगुलेट एज यूज्ड इन द स्टैंजा। स्टैंजा में एक वर्ड यूज हुआ है जिसका मतलब है फील्ड रिपोर्ट्स, और फील्ड रिपोर्ट्स का मतलब होता है थोड़ा सा पछतावा महसूस करना, या फिर आप रेगुलेट भी कह सकते हो उसको। तो इसमें आपको वो वर्ड बताना है जिसका मतलब क्या है, रेगुलेट है। तो स्पॉइल का मतलब क्या होता है, किसी चीज को खराब कर देना। ओके, किसी चीज को बिगाड़ देना, मार करना किसी चीज को। अनहैप्पी का मतलब वही ग्लूमी होना। ओके, बैड आप समझ सकते हैं कि कोई चीज जो कैसी है, बेकार है, आप उसे क्या बोलोगे, बैड। और ल्यूट क्या होता है, ल्यूट का मतलब क्या है, रेगुलेट। तो यही इसका सही आंसर होगा, इसी को आप लोग मार्क करोगे, तो ल्यूट आपका सही आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। अच्छा, जो डस्ट ऑफ स्नो पोएम है ना, तो इस पोएम के अंदर लाइन कितनी आपको ये बताना है, क्या 9 है, 8 है, 2 है, 4 है। शुरुआत में हम लोग जान चुके हैं इस पोएम के अंदर कितनी लाइनें हैं, तो आप कह सकते हैं 8 क्वेश्चन देखोगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, ऑफ द एनी symbol of the hemlock tree represents, choose the one that frost you drew upon in all likelihood for this poem। ये कुछ मिसप्रिंट है। ओके, यहाँ कुछ शब्द पूरा प्रिंट नहीं किया गया है। ऑफ द, ओके, तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे थोड़ा सा यानी क्या है, मिसप्रिंटिंग है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं स्किप करता हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हेन वाज डस्ट ऑफ स्नो पब्लिश्ड। बताना है कि पोएम जो है ना
डस्ट ऑफ शिनो, ये पोइम कब पब्लिश हुई है, आपको इसका पब्लिशिंग डेट बताना है। 1894 या फिर 1923 या फिर आप देख सकते हैं 1920 1921। ओके, तो आप देख सकते हैं ये किसमें 1923 किसमें आई थी, न्यू हैम्पशायर। ओके, किस कलेक्शन में आई थी, न्यू हैम्पशायर इस नाम की कलेक्शन में आई थी। ओके, और ये कलेक्शन कब आया है 1923 में, और 24 में आप देख सकते हो इसको क्या था, पुलित्जर प्राइज भी मिला हुआ है। ओके, 94 में पुलित्जर प्राइज मिला था इस कलेक्शन को। ठीक है भाई, तो इसका सही आंसर होगा 1923। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, इन विच कलेक्शन ओके डस्ट ऑफ स्नो अपीयर। चलो भाई ये क्वेश्चन आ ही गया कि डस्ट ऑफ स्नो जो है ना, ओके डस्ट ऑफ स्नो जो है ये पोएम किस कलेक्शन में पब्लिश हुई है, आपको ये बताना है। ठीक है, आपको ये बताना है कि डस्ट ऑफ स्नो जो है ये किस कलेक्शन में आई हुई है। तो भाई बताना है क्या, इन विच कलेक्शन डस्ट ऑफ स्नो अपीयर। तो डस्ट ऑफ स्नो किस कलेक्शन में आई है, अभी बताया आपको न्यू हैम्पशायर के अंदर आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फिगर ऑफ स्पीच डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट लव। अच्छा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कौन सा ऐसा यानी क्या है फिगर ऑफ स्पीच था जो सबसे ज्यादा यूज करना उसको पसंद था, क्या वो ट्रांसफर एपिडेट था, या फिर मेटाफर, या फिर शिनगकी, या फिर आप देख सकते हो पैराडॉक्स। तो याद रखिएगा, मैंने आपको जब बायोग्राफी पढ़ाई थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, तो बायोग्राफी में मैंने बताया था कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने खुद लिखा है कि आई कैन बी कॉल्ड शिनगकिस्ट बिकॉज आई प्रेफर शिनगकी, क्योंकि मुझे शिनगकी सबसे ज्यादा पसंद है। ओके, तो शिनगकी आपका सही आंसर होगा। ओके, तो ये कुछ इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप देख सकते हैं कि जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उनको जान लेना बहुत जरूरी है, इनसे शायद आपको एग्जाम में डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय।